हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे रोज। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पर एक इकोनॉमी का मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन अगेन। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात की जा रही है हेलीकॉप्टर मनी की। अपने पहले बात समझाना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। डिस्कस वाला ही क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, तो डिस्कस वाले क्वेश्चन में आपको अपना जैसे पर्सपेक्टिव देना होता है कि आप क्या समझते हैं, लेकिन सिंस यहाँ पे डेफिनेशनल है तो बहुत ज़्यादा बदलने का स्कोप नहीं है, जो है बताना पड़ेगा। एंड देन आपने बताना है कि कैसे ये यूज़ किया जा सकता है कि अगर जो इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, अगर बुरी है तो अच्छी करने के लिए, अच्छी है तो और अच्छी करने के लिए। गेटिंग इट? तो ये एक आपका मतलब वही पर्सपेक्टिव जानने का ही एक तरीका है कि हेलीकॉप्टर मनी के फ़ायदे बता दीजिए, नुकसान बता दीजिए कि ये चैलेंजेस हैं, एंड ओवरऑल अगर हमारे पास कोई इसका उपचार है या सॉल्यूशन इसके बियॉन्ड कुछ है ऑल्टरनेटिव, तो वो बता सकते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। सिर्फ ऐसे सवाल यूपीएससी के बहुत फेवरेट से रहते हैं, क्योंकि एक अगर ये कॉन्सेप्ट हेलीकॉप्टर मनी अगर आपको पता है तो सारा क्वेश्चन बहुत ही आराम से निकल गया। नहीं पता तो क्वेश्चन में यू माइट ड्रॉ अ ब्लैंक कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूं, है ना। जैसे पिंक रेवोल्यूशन पे सवाल आया था, पिंक रेवोल्यूशन पता थी तो आंसर बन गया, नहीं पता तो सोचते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के टाइप जो उसमें ये फॉर्मेट पर नजर आते हैं हमें, जिसमें बहुत कुछ घुमा फिर आके नहीं पूछते, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं जो अगर हमें आ रहा है तो हमारे नंबर थोड़े पक्के हो जाते हैं। गेटिंग इट? तो इसीलिए डेफिनेशन की बात करेंगे, सिंपल डेफिनेशन देंगे एंड उसके बाद हम अपने वेरियस साइड्स प्रेजेंट कर देंगे, फ़ायदे नुकसान हेलीकॉप्टर मनी के। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल ही है हेलीकॉप्टर मनी। सिंपल शब्दों में समझें तो हेलीकॉप्टर से अगर पैसा गिरा दिया जाए, ऐसा जैसे जिसको प्रपोज किया गया था जब, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर से पैसा गिरा दो, लोगों को पैसा दे दो, अपने आप ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं कि इकॉनमी रिवाइव हो सकती है। ठीक है, तो रिसेंटली ये डिबेट्स में भी था, जो शायद आपने सुना हो कभी कभी कुछ वक्त पहले, तो कि जैसे इवन की जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस स्टेट के, इवन
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि हेलीकॉप्टर मनी कैन बी यूज्ड। ऑल राइट, ओके। तो वहाँ पे इसका जो बेसिक जो इसका आइडिया, सबसे बड़ा जो प्राइमरी जो आइडिया है वो है नो रीपेमेंट लायबिलिटी, कि आपने जनता को पैसा दे दिया, ऐसा नहीं वापस ले लेंगे आप, ठीक है। जो या फिर जैसे ना आप कहते हैं जैसे कि उधार देना होता है, डेट दे दिया, लोन दे दिया कि चलिए आप सस्ते में ले लीजिए। भारत सरकार ने पैकेजेस अपने जो दिए थे, तो उसमें भारत सरकार ने अपने डेट वाले पैकेजेस हैं सारे कि आप पैसा चाहे सस्ते में ले लीजिए लेकिन वापस तो करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। उसके चक्कर में बहुत से लोग अपनी स्पेंडिंग को रोक देते हैं, बहुत से लोग अपनी डिमांड को कर्टेल कर लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं खरीदना, कि मैं उधार लेके नहीं खरीद रहा, कोई बात नहीं, जब इकॉनमी रिवाइव करेगी तब खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी माइट बी अ न्यू और मे बी दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो एमएमटी है जो मॉडर्न मनी थ्योरी है, वो भी इसको इसको थोड़ा अब क्या करती है, थोड़ा इसको प्रपोज करती है, थोड़ा प्रोपगेट करती है कि इट कैन बी अ गुड आइडिया, जहाँ पर आप बहुत सारा पैसा नोट छापकर करेंसी सरकार प्रिंट करती है, एंड या फिर उसके वेरियस तरह के जैसे कूपन्स, अगर आपको करेंसी प्रिंट नहीं करनी, कूपन्स ही हैं जो कि इस दिन तक वैलिड रहेंगे, आप जाके जो मर्जी खरीदिए, 1,000 रुपये का, 5,000, 10,000, 1,00,000 रुपये का, तो एंड पैसे जो जनता को दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ताकि डिमांड बनती रहे, ठीक है। डिमांड स्पर करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया, क्योंकि ऐसे ये मानते हैं कि डिमांड अगर स्पर हो जाएगी, डिमांड अगर इंक्रीज हो गई, ऑटोमेटिकली सप्लायर्स विल कम इन, एंड सप्लायर्स आएंगे तो पूरी चेन चलनी शुरू हो जाएगी, एंड एक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, पूरी सप्लाई चेन चलेगी। तो इसीलिए रिसेशन से इकोनॉमिक्स को निकाल सकते हैं हेलीकॉप्टर मनी वाले, ऐसा मानते हैं, ओके। एंड देन इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लेकिन यहाँ पर अभी जो डिमांड बूस्ट करना होता है, एंड देखो दोस्तों, अगर इन्फ्लेशनरी टाइम्स अगर ना रहे, अगर डिफ्लेशनरी टाइम्स आ जाए, डिफ्लेशन टैकल करनी इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स में से अगर एक डिफ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन को लेकर तो बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, रोकी जाती है, और जब आती है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं जैसे जिन कंट्रीज में, वहां पर उनको टैकल करना आज तक, जैसे जापान है, ऐसा मानते हैं कि शायद पिछले 25 से 30 साल हो गए हैं जापान डिफ्लेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि टूल्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंट्स इंप्रूव नहीं करते, ठीक है। चीजें सस्ती हैं, और अगर आपके जैसे आपने उधार लिया तो वापस उधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स। तो इसलिए अगर डिमांड बूस्ट हो रही है, तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, डिमांड अगर बूस्ट हो रही है तो इन्फ्लेशन आ रही है, इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिमांड ही ना होने के कारण डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है, ठीक है। ये 2-3-4 कीवर्ड्स हैं, यूज करो, है ना, कि एक तो जो मॉडर्न मनी थ्योरी, एमएमटी भी इसको बोलती है, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जो नोट छाप के जनता में बांटना, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी इससे, एंड रीपेमेंट लायबिलिटीज नहीं है, तो इसीलिए इसको लोन से डिफरेंशिएट भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी जैसे जो मैंने बात बताई थी आपको कि ये जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के, उन्होंने अपनी स्पीच में यूज किया था, इस कारण से अखबारों में आर्टिकल भी छपे, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर तो ये यूज़ क्या करना चाहते हैं, क्या बात करते हैं कि जो डिमांड बूस्ट हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी, एंड सिंस कोई डेट नहीं इन्वॉल्व, तो इसीलिए जो सरकार के लिए कोई फिजिकल बर्डन भी नहीं है कि सरकार ने अच्छा पैसा उधार लेके दिया, नहीं, सरकार ने नोट छापे जनता को बांट दिए, ठीक है, जनता को दे दिए, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को चेंज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती, क्योंकि फिजिकल एंड मॉनेटरी दोनों ही पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा बदलने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि आप वापस नॉर्मल पे आने की ट्राई कर रहे हैं अब नॉर्मल सिचुएशन से, ठीक है। तो एंड इसीलिए ये हम जनरली कब यूज़ करने की बात करते हैं, जब हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल जो हमारे मेथड्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, इससे कुछ नहीं निकल के आ रहा, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली लोगों के खातों में पैसे जमा कराओ, तो एंड वो अकॉर्डिंगली जो हो सकता है डिमांड बूस्ट हो जाए। लेकिन अब इसलिए इसके कुछ हमें फ्लिप साइड भी देखनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन को ये इंड्यूस कर सकता है। एंड जैसे देखिए, समझने की बात है कि आप मार्केट में दुकान पे गए, आपने कोई चीज़ डिमांड करी, सर मुझे ये सामान देना, तो वो कहने सर ये तो सप्लाई ही नहीं हो रहा, हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, आपके जैसे कोई और भी पहुंच गया मुझे सामान देना, कोई और पहुंच गया सामान देना, लेकिन सप्लाई नहीं हो रही, अननेसेसरी ओवर इन्फ्लेशन आ सकती है बिना बात के। एंड जो जैसे लेट्स से आप जूता कपड़ा खरीदने जाएं तो उसमें इन्फ्लेशन आई तो दैट्स ओके। लेकिन दोस्तों अगर आप एसेंशियल सर्विसेज की बात करें, लेट्स से अगर अनाज चाहिए, अनाज खरीदने आ गए बहुत सारे लोग और अनाज की पीछे सप्लाई नहीं है, तो तब वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे लेट्स से ब्रेड्स और लेट्स से कुछ भी खाने की दालें खरीदने लोग पहुँच गए और सप्लाई, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही उतनी एडिक्वेट, एंड आपने अपनी ऑलरेडी अपने डिमांड को जो आपने कम करी हुई थी, रखी हुई थी, उसके कारण ही अकॉर्डिंगली ही लोअर सप्लाई थी एंड आपने डिमांड बढ़ा दी। ये अब अगर एसेंशियल चीज़ों में अगर महंगाई आ जाएगी तो बहुत खाने की जो चिंता हो सकती है, क्योंकि पीपल माइट हैव दिस टेंडेंसी
टेंडेंसी टू होर्ड, है ना, होर्डिंग करने की। अभी पैसे आ गए तो मैं कुछ सामान खरीद के यही नेसेसरी रख लूँ, जूता कपड़ा जो नहीं खरीदता, ठीक है, मैं जाके अनाज खरीद लाऊं, आटा खरीद लाऊं, दाल खरीद लाऊं, तो ये टेंशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ तो चलो है ही नहीं, कैपेक्स हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा, कि ऐसा नहीं है ना कि बहुत सारे नए ट्रक्स चलने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे नए ट्रैक्टर्स आ जाएंगे तो किसान अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए सप्लाई चेन को बढ़ाना, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि सप्लाई चेन पहले एडिक्वेटली जो पावर्ड हो, उसके बाद ही डिमांड बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ऐसे मानते हैं कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट। एंड देन दोस्तों उसके बाद वो कह रहे हैं कि ठीक है कि इससे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना, ठीक है, पर्टिकुलरली जो शायद ना हो पाए, क्योंकि आपने अगर दे दिया और उससे बाद लेट्स से सप्लाई चेन इतनी मजबूत नहीं थी, वीक क्रम्बल कर गई, एंड अकॉर्डिंगली आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट या फिर ऐसा और ना, या फिर आप फॉरेन और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे सडनली, कि क्योंकि जो डिमांड अगर कंटिन्यूसली बढ़ानी है तो आपको कंटिन्यूसली हेलीकॉप्टर मनी देनी पड़ेगी, अगर आपको डिमांड सस्टेन बढ़ानी है। अगर वन ऑफ इवेंट है कि हाँ आज आपने पैसा बांट दिया लेकिन वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, तो लोग शायद इसलिए ना जो सस्टेन्ड डिमांड भी ना क्रिएट कर पाए, एंड उससे सस्टेन डिमांड नहीं है, तो सस्टेन डिमांड नहीं है तो जिसको एग्रीगेट डिमांड आप ब्रॉडर लेवल पे बोलें, साल के लेवल पे बोलें, मे बी आप उसको जो 8 क्वार्टर्स के हिसाब से देखें कि 2 साल 3 साल, अगर ऐसा नहीं है, डिमांड सस्टेन नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट जो FDI वगैरह जो नहीं आती, लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते, मशीनें नहीं लगाते, गेटिंग इट। तो इसीलिए बोलते हैं कि मोमेंटरी रिलीफ हो सकता है, ये ब्रॉडर रिलीफ नहीं हो सकता, एंड इसीलिए करेंसी भी डिवैल्यूएशन हो सकती है, क्योंकि करेंसी ही मार्केट में बहुत हो जाएगी, तो आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन हो जाएगी, एंड डिवैल्यूएशन करेंसी में आप एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ कुछ मुहिम चल रही है, इंपोर्ट आपको करना ही करना है, जैसे तेल मंगवाना है कुछ भी, तो बहुत दिक्कत क्रिएट हो सकती है, जैसे पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर पर्टिकुलरली अभी इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एक्सपोर्ट बिल, ओके। तो एंड देन ये जो हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं FPI, उनके जो हमारे करेंसी रिस्क बढ़ जाएगा, उनके रिटर्न्स लो हो जाएंगे तो अगर हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती है, तो इसलिए हम FPIs को भी कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं कि मत आइए, कि हमारी करेंसी तो डिवैल्यूएटेड है, आप मत आइए, और भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही पॉलिसी बननी चाहिए कि ये सब जो चीज़ें हैं ये परमानेंट हैं, और इनका जो इम्पैक्ट किस तरह से, कि एक बार आपने अगर लगा दिया तो एंड उसके बाद जनता की एक्सपेक्टेशन वैसी हो जाती है कि सरकार फिर से पैसा दे देगी अकॉर्डिंगली। तो ये सभी चीज़ों को दिमाग में रख के ही जो बिहेवियरल एस्पेक्ट एक्सेट्रा को देखकर ही कि पॉलिसी बनेगी। एंड जापान US ने इसको यूज़ किया हुआ है, क्वांटिटेटिव ईजिंग में भी एक पार्ट था इसका, तो कि जो पैसे दिए गए थे विदाउट, अभी भी जैसे शायद आपने सुना हो कि कोरोना के चलते भी शायद US की गवर्नमेंट ने पैसा जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया लोगों के खातों में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली डिमांड्स इस तरह से बहुत नहीं माना गया कि डिमांड्स वहाँ पर बहुत बढ़ गई, US में ग्रोथ देखी गई, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने सिर्फ एसेंशियल्स खरीदने के लिए ही पैसा यूज़ किया, एंड इनफैक्ट वो बहुत सारा पैसा होता भी नहीं है ना कि आप गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दें उससे, एंड और या फिर आप जो एकदम से जाके बाहर जाके आपने जो महंगे जूते खरीदने शुरू कर दें, इससे नहीं होता, ठीक है। तो आप एसेंशियल्स ही खरीदते हैं, ओके। एंड देन यहाँ पर देखें तो इसलिए सरकार के पास क्या ऑप्शन निकल के आती हैं, अगर सस्टेन्ड रखनी है कोई चीज़, जब तक सस्टेन्ड नहीं होगी तब तक काम नहीं बनने वाला। तो इसलिए क्या है कि जैसे RBI के पास जो इंस्टीट्यूशनल रिजर्व्स रहते हैं तो वो ट्रांसफ़र कराए जा सकते हैं, ठीक है, एंड इसी मौक़ों के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो सरकारी एक्सपेंडिचर कम किए जा सकते हैं बहुत सारी जगहों पर, एंड डाइवर्ट किए जा सकते हैं। लेट्स से कई ऐसी चीज़ें जिनकी मेंटेनेंस रोकी जा सकती है अभी, या फिर नए डैम ना बनाएं, या फिर नए हम पावर हाउसेज ना बनाकर, क्योंकि अभी इतनी डिमांड ही नहीं है पावर की, तो क्यों नए बनाएं, उनको जो बजट दिया हुआ है उसको रोक के कहीं और जो बनाया जाए, या इसलिए इसको डाइवर्जन ऑफ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, एंड जो बहुत सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट भी कर सकते हैं, सैलरीज में रिडक्शन हो जाती है एक्सेट्रा। एंड देन FRBM एक्ट में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके आप फिजिकल डेफिसिट टारगेट को अमेंड कर सकते हैं कि इतने 2 साल 3 साल 4 साल के लिए जो पैसे को कहाँ यूज़ किया जाएगा। अगर PSUs को अगर आप बेचते भी हैं, उनके डिसइन्वेस्टमेंट करते भी हैं, तो पैसे को कैसे यूज़ किया जाएगा, है ना। तो आप FRBM एक्ट को अमेंड कर सकते हैं, एंड अपने थोड़ा हाथ को थोड़ा और खुला कर सकते हैं, एंड सिंपल चीज़ें सरकार कर भी रही है, ऐसा हमारे बताने की तो क्या रिक्वायरमेंट है, एंड लेकिन हम लिखेंगे तब भी हमें नंबर चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पर मार्केट से बोरो किया जा सकता है। मार्केट से बोरो करने पर क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो मार्केट में पैसा वापस जाता है सरकार की तरफ से। सरकार का डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बट देयर आर वेज जहां पर सरकार ऑफ द बैलेंस शीट भी बोरो कर सकती है। जैसे सरकार ने बैंक जो रिकैपिटलाइजेशन में किया था, ठीक है, सरकार ने ऑफ बैलेंस शीट बोरोइंग
बोरोइंग की थी एंड बैंक से ही बोरो करके बैंक में ही इन्वेस्ट कर दिया था। गेटिंग इट? बैंक में पैसा जो उनसे उधार लिया एंड बैंक के शेयर खरीद कर बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी, सरकार की जो बैंक की कैपिटल भी बढ़ी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स उठा सकते हैं जो सस्टेनेबल भी हो, ऐसा ना हो ओवरनाइट। जो हेलीकॉप्टर मनी है इट लुक्स वेरी ट्रांजिटरी, कि बहुत ही ट्रांजिटरी है, एक बार पैसा जनता को दे भी दिया, क्या ये आप दे सकते हैं 12 महीने या ऐसे 24 महीने दे सकते हैं? तो अगर हाँ दे सकते हैं, उसका कोई मैकेनिज्म है तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए, आर्टिकल वगैरह कोई पढ़े आपने तो देख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप थोड़ा सस्टेनेबल सोल्यूशंस की तरफ ही चलिए, उन्हीं को बताइए, एंड दैट इज व्हेन मे बी हम थोड़ा बैलेंस्ड आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यही छोटा सा अटेम्प्ट, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताते रहे, एंड छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स भी नहीं आपने पढ़े होंगे, बस एग्जाम में जाके उनको लिखना है, ऐसे ही नंबर मिल जाते हैं दोस्तों। बहुत कोई ऐसे मुश्किल चमत्कारी चीज़ नहीं करनी पड़ती रैंक लेने के लिए, जो चीज़ दी हुई है उसको बस समझ के एंड वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके पॉइंट वाइज डाल के नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अपने अगले आंसर्स और लेक्चर्स के साथ बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।